जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं हमारे अपने प्यारे कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब। कर्नल साहब सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद कमर चीमा साहब कि आप हमें वक्त दे रहे हैं, हम आपसे बात कर पाते हैं और कोशिश करते हैं कि जो भी हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको थोड़ा हम सुलझा पाएं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कर्नल साहब। कर्नल साहब अभी हाल ही में जब रेड फोर्ट पे हमला हुआ तो उसके बाद कहा जा रहा है कि इंडिया के अंदर जो मुसलमान हैं उनको बहुत टाइट किया जा रहा है, उनके इर्द-गिर्द घेरा तक टाइट किया जा रहा है। मिसाल के अंदर कश्मीर के अंदर जो है वो बंदे का घर ही गिरा दिया। ये कहते हैं कि दुनिया में कहा जाता है कि ये कोई प्रैक्टिस नहीं है कि अगर एक बंदा किसी क्राइम में इन्वॉल्व है तो आप उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन करते हैं, अदालतें हैं, निज़ाम है। ये जो घर गिरा देने वाला या तबाह कर देने वाला तरीकाकार है, ये तो दुनिया में कहीं नहीं होता। तो कहा ये जा रहा है कि शायद इंडिया के अंदर और फिर दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि मुसलमानों को इतना टाइट करो, उनके साथ इतना ज़ुल्म करो कि फिर वो इस तरह के इकदामात करें जहाँ पे वो कुछ एक्स्ट्रा जुडिशियल या कुछ वो कानून को अपने हाथ में ले लें। उनके लिए उनको उनकी ज़िंदगी मुश्किल करो, फिर वो कानून हाथ में लें और फिर हम उनको जो है ना वो दहशतगर्द करें। बहुत सारे लोगों का ये इंडिया से मुझे व्यू आया है। मैं सोचा आपसे पूछूँ और हमें समझाएँ और बताएँ कि क्या ये ऐसा ही है या आप इसे कैसे देखते हैं? कमर चीमा साहब, अगर 1% भी आपकी बात जो आपने पूरी कही है मुस्लिम से रिलेटेड, अगर 1% भी वो सही हो तो शायद मुझे माफी मांगनी चाहिए। बट एक बड़ी बात कर रहा हूं क्योंकि आपके साथ जब हम बात करते हैं तो मैंने कहा है हम बातों को सुलझाएंगे, उलझाएंगे नहीं। थोड़ा सा करेक्शन कर दूं, ऐसा नहीं हुआ कि लाल किले के ऊपर अटैक हुआ। लाल किले के ऊपर कहीं अटैक नहीं हुआ। मैं उस जगह पर खड़े होके कम से कम नहीं तो 10 शो कर चुका हूं। अगर बिल्कुल जिसको बोलते हैं फीता लेके भी नापेंगे तो जिस जगह पर वो ब्लास्ट हुआ है कार का, वो तकरीबन लाल किले से कम 800 से 900 मीटर दूर हो। और इसीलिए ये जरूर पाया जाता है और इसका प्रूफ भी दे रहा हूं मैं आपको कि कुछ एक जो पार्ट्स हैं जो ब्लास्ट में कार के पार्ट्स या कुछ भी थे, वो 100 से 200 से 300 मीटर भी पाए गए। बट लाल किले के पास कोई नहीं पाया गया। और वैसे भी आपको बता दूं, पॉसिबिलिटी इसलिए नहीं रही होगी क्योंकि लाल किले वाली साइड में एक बहुत बड़ा शामियाना, एक कोई अरेंजमेंट हो रहे थे, वो होना था। इवन उस तक भी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। बट नुकसान होना अपने आप में बड़ी बात है। अब आती है बात के मुस्लिम्स। अगर अगर ऐसा होता कि हमारे देश में कुछ इस तरह की लहर चली हुई होती या एटीट्यूड होता या हमारे कैरेक्टर में होता कि हम मुस्लिम्स को दबाएंगे, मुस्लिम्स को ब्लेम करेंगे, मुस्लिम्स को तंग करेंगे, मुस्लिम्स का जीना हराम करेंगे, तो ओवैसी साहब बिहार में पहली बार सीटें नहीं जीतते। अगर एंटी मुस्लिम ड्राइव कंट्री का होता तो वो एक इलेक्शन में नजर आता है। मुझे ये नजर आता है और शायद मैं अपनी आंखों से आपको दिखाना चाहूंगा कि ओवैसी साहब की जो मुस्लिम पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी से अच्छा परफॉर्म कर गई बिहार के उसकी अंदर। एक पॉइंट ऐड कर दूं, शायद उसकी वजह ये कही जा रही है क्योंकि मोदी साहब की जो पार्टी है वो मुसलमानों को टिकट नहीं देती। तो मुसलमान समझते हैं कि हमें सेपरेट अपनी पार्टी को ही वोट देना चाहिए। सो ये बीजेपी ने जो बहुत देर से मुसलमानों को अकोमोडेट करना बंद कर दिया है, तो मुसलमान फिर जहां जहां पे उनके अपने लोग हैं उनको वोट कर रहे हैं। तो वो ये एक फैक्टर है। आपके नजरिए से ये आप पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट मैं जरूर ये कहूंगा कि क्योंकि आप एक अच्छे एनालिस्ट भी होने चाहिए एज अ गुड एंकर, बिहार के, क्योंकि इस समय सिर्फ बिहार के इलेक्शन को ही हम नजर में रख सकते हैं। अगर बिहार में 100 मुसलमान हैं टोटल मिलाकर, तो ये जरूर देखिएगा कि किसने किसको कितनी वोट दी। और इसी वजह से ये पाया जा रहा है कि बीजेपी इस बार ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर गई क्योंकि बाकी पार्टीज जो थी, जो जो मुस्लिम वोट के ऊपर टोटली बैंक कर रही थी, वो मुस्लिम वोट बंटता चला जा रहा है। वो मुस्लिम वोट, मतलब आपकी लैंग्वेज में अगर कहूं या किसी दूसरे की लैंग्वेज में कहूं जो गलत समझते हैं चीजों को, उनके लिए बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि वो जो वोट बट रहा है वो पीछे की तरफ जा रहा है, परसेंटेज हाई। और इसका एनालिसिस आ चुका है।
तो इसमें बहुत ज्यादा मेरे को नहीं लगता कि रॉकेट साइंस है, क्योंकि अगर पब्लिक का मूड ऐसा है तो है, जैसा भी है। लेकिन मेरे को आपका वो जो सीरियस वाला पार्ट है वो जरूर हैंडल करना चाहिए कि क्या मुसलमान को तंग किया जा रहा है कि नहीं। मैं आपको रिवर्स ऑर्डर में बता दूं, ये सारा का सारा जो मॉड्यूल था वो एक्चुअली JNK से डिस्क्लोज हुआ और दिल्ली और फरीदाबाद और सहारनपुर आया। उल्टा नहीं था कि इधर पहले हुआ और वहां जाकर पता चला। वो जो पोस्टर वाला जो इशू था वो श्रीनगर में पहले हुआ, वहां से जिन लोगों को पकड़ा गया उनसे पता चला कि चलो जी ये एक साहब हैं जो फरीदाबाद में काम कर रहे हैं, और वहां से धरपकड़ जो है वो बढ़ गई। अब है बात कि उमर की या किसी की भी प्रॉपर्टी जो आप बात कर रहे हैं, आपको आज अगर ये लग रहा है कि किसी एक इंसान की प्रॉपर्टी श्रीनगर में डिमोलिश करी गई है, वेल आपको ये भी देखना पड़ेगा इस तरह की सैकड़ों प्रॉपर्टी यूपी में डिस्ट्रॉय करी गई हैं, क्योंकि दे वर ऑल फाउंड टू बी अनऑथराइज्ड। बड़ी सीधी बात है, योगी आदित्यनाथ जी को ये चैलेंज मिला था एक तरीके से कि नहीं जी आप कैसे गिरा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इवन कोर्ट ने भी कहा, मैं तो आपकी बात को सब्सटेंशिएट कर रहा हूं कि हमारे कोर्ट ने भी कहा कि नहीं आपको इस तरह से प्रॉपर्टी नहीं गिरानी चाहिए, किसी की भी हो, चाहे वो अनऑथराइज हो, लेकिन आपको कोर्ट में आना चाहिए। तो उसका जवाब जो निकाला गया था वो ये था, सरकारी जमीन के ऊपर अगर किसी भी तरह की कोई अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन पाई जाती है, उसको हटाने के लिए सरकारी तंत्र नोटिस देकर उसको गिरा सकते हैं। अब आगे बात जो आपने कही है, अब मैं समझ रहा हूं कि आपका कहना है कि एक बंदे की जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, कुछ एक चीजें एज अ काइंड ऑफ टेररिज्म को काउंटर करने के लिए आप थोड़ी एक्सट्रीमिटीज में जाते हैं। सो मैं इस समय ये नहीं कह पाऊंगा कि वो प्रॉपर्टी अनऑथराइज थी। मैं आपके एजम्पशन पर चल रहा हूं कि वो प्रॉपर्टी अनऑथराइज नहीं थी। उसमें जो बाकी उसके घर वाले लोग रह रहे थे वो उनको उनके साथ शायद जाती है, ये आपका सवाल है एक्चुअली बेसिकली। मैं कहता हूं कि कौन है वो देशभक्त, कौन है वो देशभक्त मां या बाप जो चाहेगी कि मेरा बेटा एक्चुअली मेरे देश के खिलाफ टेररिज्म करे? मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा हो। और इसी में एक स्टेप ये भी है कि यस, दिखने में आपको जरूर जाति लगेगी, बट अपने आप में अगर इस तरह का इंसान मनी लॉन्ड्रिंग या पैसे लेकर कुछ काम कर रहा है, उसी का कुछ पार्ट वो ऐसे आलीशान घर बनाने की कोशिश कर रहा है, वेल इट इज एज अ डेटरेंस कि सरकार इस तरह के कुछ एक एक्सट्रीम एक्शन ले रही है। बंदे का तो हो गया, कौन सा पॉइंट आ गया आपका, उस बंदे को तो आपने सजा दे दी। वो जो बाकी घर में 6 लोग रहते हैं और अगर घर जो है उसके बाप के नाम है, तो बेटे का अगर बेटा वहां रहता है तो बाप का भी घर तबाह, माँ भी, जिस माँ की आप बात कर रहे हैं माँ भी घर दरबदर, बाप भी दरबदर, कानून भी कोई नहीं कहता, कानून आपके पास ऐसा है भी नहीं है। आप मतलब ठीक है अदालतें स्टेट की बात मानेंगी, अदालतें नहीं मान कुछ ऐसी कहती, लेकिन फंडामेंटल राइट तो है ना हर बंदे को, छत जो है अगर उसने जो सजा दी है उसको सजाए मौत दें, उसको जो मर्जी करें, लेकिन उसको ये टेरर करते हैं। जब आप टेरर क्रिएट करते हैं तो लोगों के अंदर फिर और आता है गुस्सा, फिर वो कोई और कदम उठाते हैं, आप उन्हें फिर और सजाएं देते हैं। तो ये फैक्टर मैं बस हाईलाइट कर रहा हूं। जो बाकी घर के अंदर लोग हैं क्या उनके साथ ज्यादती है या नहीं है, और दूसरा क्या ये एक्स्ट्रा जुडिशियल चीज करनी चाहिए, मतलब कानून को फॉलो किए बगैर ही घर जला देना, उड़ा देना, इज दिस न्यू नॉर्म इन इंडिया? क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है, तो जस्ट आस्किंग। अगर आप बिल्कुल स्पेसिफिक सारी चीजों को हटकर अकेली इस बात पर लें, ह्यूमैनिटेरियन बात पर, कि जी उसके माँ बाप जिनकी कहीं कोई गलती नहीं पाई गई है, अगर उनके साथ ऐसा होता है गलत है तो मैं ये मान लूंगा कि गलत है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ज्यादा बड़ी बात ये भी है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी उस फैमिली की और उस घर की भी आनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है कि आपके घर में आपका बच्चा रोजाना चोरी कर रहा है, चोरी का सामान ला रहा है और आपको पता ही नहीं चल रहा है कि मेरा बच्चा चोर है। सो ये जो कलेक्टिव सजा है उसका एक पार्ट जाति के तौर पर ही सही, बट यस, मैं बाय द वे आपने बोला इसलिए मैं इसको चेक करूंगा कल, मैं इसको स्पेसिफिकली चेक करूंगा कि उस घर के टेक्निकल रीजंस क्या हैं डिमोलिश करने के।
मैं कहता हूँ बिल्कुल कल साहब ठीक है। और दूसरी बात यह है कि टेक्निकल रीजंस अगर थी तो पहले थी ना, मतलब उस वक्त और वो भी दूसरी बात यह है, रात को धमाके से गाड़ उड़ाना कौन सी दुनिया की सरकार जो है, अगर वो फॉर एग्जांपल वो करना भी है तो दिन के वक्त आप आते हैं, आपने नोटिस दिए होते हैं, 10 नोटिस दिए होते हैं, आप घर गिरा देंगे फॉर एग्जांपल, ऐसे भी है। रात को धमाके से घर उड़ाना जो है ये मतलब दैट्स समथिंग एल्स। लेकिन चलो मूविंग ऑन, एक सवाल है, हम इससे आगे निकलते हैं। कल साहब व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट, ये जो लड़कों ने जो ये अभी ये जो डेवलपमेंट हुई है, ये डॉक्टर मडूल की जो बात की जा रही है, एक प्रेशर ये है इंडिया के अंदर कि पहले इंडिया के अंदर जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास जो मुसलमान है, दोज हु आर समथिंग, दोज हु आर रिकग्नाइज्ड, दोज हु आर रिकग्नाइजेबल, दोज हु कैन मेक डिफरेंस, उनको टाइट करो, क्योंकि वो पैसे भी कमाते हैं, वो इंडिपेंडेंट भी हैं, वो हमारे खिलाफ भी जा रहे होंगे, तो इनको टाइट करो। हाँ, यहाँ पे एक बात मैं कहूंगा, मैं किसी बंदे की भी कोई एक्टिविटी जो इंडियन कानून के मुताबिक नहीं है, मैं उसको सपोर्ट नहीं करता। आई डोंट सपोर्ट एनीवन हु ब्रेक्स इंडियन लॉ, हु डज एनी काइंड ऑफ एन एक्ट ऑफ टेररिज्म, मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। लेकिन जो सवालात उठ रहे हैं उसमें यही है कि ये कहा जा रहा है कि जो इंडियन मिडिल क्लास है, मुस्लिम मिडिल क्लास को थोड़ा सा दबाओ, नॉट इन अदर सिटीज स्टेट्स बट इन कश्मीर एंड अदर्स, इनको दबाओ ताकि इनके जो लोग हैं, जो वेल ऑफ हैं और जो रेजिस्टेंस दिखाते हैं, उनको थोड़ा सा दबाया धमकाया जाए और उनके अंदर थोड़ी तिड़बड़ जो है वो खत्म की जाए। आपको लगता है कि ऐसी चीज है, या आपको लगता है कि ये एक गुस्सा है यूथ के अंदर अबाउट द इंडियन स्टेट जो कश्मीर के साथ या वैसे हो रहा है? बट मुझे आप एक बात बताइए ना, अगर ये यूथ पूरे के पूरे मुस्लिम यूथ की आप बात कर रहे हैं, मैं इसलिए पकड़ रहा हूं बात को, कि अगर मुस्लिम यूथ पूरा का पूरा ऐसा फील कर रहा है तो जनाब यहाँ तो सड़कों पर जगह ही नहीं मिलेगी। लाखों नहीं करोड़ों लोग हैं हमारे पास तो, मुस्लिम जो है आप जो बात कर रहे हैं। और आई बात, मैं आपको बड़ा लाइव एग्जांपल देता हूं कि अगर कश्मीर की ही बात कर रहे हैं, कोई एक शिकारा वाला जो डल लेक में चलता है, कोई एक भी उसमें से हिंदू नहीं है, वो सारे मुसलमान मुस्लिम है। ठीक है, अगर किसी तरह की जाति उनके ऊपर हो रही है तो आप कैसे पा रहे हैं कि शिकारे पर शिकारे चले जा रहे हैं, एक एक शिकारे वाला आज की तारीख में 10 से 12 राइड पर डे ले पा रहा है, 1500 रुपए की एक राइड के हिसाब से वो अपनी इनकम ले पा रहा है। और जनरली जिस तरह की डेवलपमेंट वहां दिख रही है, उसके बाद आप मुझे ये बताइए कि वो डेवलपमेंट तो रुक जाएगी, क्योंकि अगर यूथ अगेंस्ट है तो काम कौन करेगा और काम कौन होने देगा। सो मुझे नहीं लगता, आप जो कह रहे हैं वो इक्का दुक्का केस एक्सेप्शनल जरूर हो सकते हैं कि किसी यूथ को लगा हो, किसी छोटे से यूथ के ग्रुप को लगा हो कि हमारे साथ जाति हो रही है, लेकिन वो जाति वाले लोग नहीं है। अगर ये इस मॉड्यूल की बात कर रहे हैं, इसमें ये जो अपने पांचों के पांचों डॉक्टर हैं, ये रेडिकलाइज्ड है, ये नजर आ रहा है। और इसके प्रूफ कैसे दिख रहे हैं, आप एक बात बताइए, वो जो हमारी डॉक्टर साहिबा हैं जो कि इस समय कस्टडी में है, उनको पहले दिन कस्टडी में क्यों नहीं लिया, उनको दूसरे दिन क्यों नहीं लिया, उनको चौथे दिन क्यों लिया? क्योंकि चौथे दिन उनके खिलाफ प्रूफ आ गए कि हाँ भाई, इन्होंने, इनका रिश्ता नाता फला फला के साथ है, वहां पर इन्होंने इनके साथ ये किया वो किया। क्योंकि ये तो आपको भी पता है, चाहे आप व्हाट्सएप पर कुछ कर लीजिए, चाहे टेलीग्राम पर कर लीजिए, चाहे सिग्नल पर कर लीजिए, आप इन चीजों को ट्रैक जरूर कर पाएंगे, किसने कहा किससे क्या बात करी है। और जब वो तार नजर आते हैं, जब वो तार प्रूफ होते हैं, क्योंकि मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, जब मेरे कोर्ट में जाते हैं ना, तो पुलिस वालों की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं कि नहीं, आप कैसे ले सकते हैं। सो तब जाकर कहीं आप अरेस्ट कर पाते हैं किसी को। सो ओवरऑल अगर आप एक इंप्रेशन ये देने की कोशिश करें कि पूरा का पूरा मेरा मुस्लिम यूथ डिससेटिस्फाइड है, तो शायद मैं आपको बड़े जिम्मेदारी से इवैल्यूएट करके बता सकता हूं, अगर ऐसा होता तो लोग सड़कों पर जरूर होते। लोग सड़कों पे होते, बिल्कुल ठीक हो गया। शैलेंद्र साहब, कैसे देखते हैं कि अगर मैं पाकिस्तान इंडिया के रेफरेंस से बात करूं, जो बिहार का जो इलेक्शन हुआ है, उसे लग रहा है कि मोदी साहब की जो पॉपुलैरिटी है इंटैक्ट है। अगर ये सवाल को मैं यहाँ पे ऐसे लूं कि मोदी साहब की पॉपुलैरिटी इंटैक्ट है, तो हाउ डू यू सी दिस दिस शुड बी ए चैलेंज फॉर पाकिस्तान,
क्योंकि मोदी साहब का जो एक हमारे यहाँ जो उनके बारे में ऑब्जर्वेशन ये है या जो ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि वो कहते हैं कि भाई मैं तो पाकिस्तान से ताल्लुकात अच्छे नहीं रखूंगा, और वो मतलब एक वो हमेशा वो कहते हैं कि जी वो अपने घर, हम अपने घर, यूथ को वो पाकिस्तान की अलहदा धमकियां देते हैं, कभी कोई हमने चीज नॉर्मलाइज नहीं देखी। आपको लग रहा है कि द मोर मोदी साहब स्टेज इन पावर द रिलेशन विद पाकिस्तान विल गेट डिटीरियोरेट, या आपको लगता है कि कोई आउट ऑफ द बॉक्स इंडियन गवर्नमेंट सोच सकती है? क्योंकि इसमें एक फैक्टर को मैं ये डालता चलूं कि कहते हैं कि इंडिया जो है वो अपने थ्रेट को एक्सटर्नलाइज कर देता है, मींस कि पाकिस्तान को एज ए थ्रेट शो करके इंटरनल यूनिटी और नेशनलिज्म और ये चीजें करता है। तो दैट्स वन थिंग व्हिच सूट्स प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड हिज पार्टी। आपका यहाँ पर ये इंप्रेशन जरूर हो सकता है, लेकिन मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से ये बात इवेलुएट कर कर प्रूव कर सकता हूं कि इंडिया में हमारी यूनिटी इसलिए बिल्कुल नहीं है कि पाकिस्तान हमारा एनिमी है। नो, आर यूनिटी इज नॉट बिकॉज ऑफ दैट। मोदी ने जो एक सबसे बड़ी चीज इस देश में लाकर दे दी कि आप अपने हिंदुस्तान पर नाज रखो, अपने हिंदुस्तान की प्रगति पर नाज रखो, अपने आप को इकोनॉमिक पावर के तौर पर बढ़ाओ, अपने आप को इंडस्ट्रियल सेंटर के तौर पर बढ़ाओ, आपकी सारी कमजोरियां खत्म हो जाए। इसलिए आप पा रहे हैं कि शायद मोदी अपने आप में एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ हिंदुस्तान पूरी दुनिया में फेमस है। बट उससे बड़ी बात है जो आपने कही है बिहार से रिलेटेड, कि भाई मोदी की वजह से बिहार जीत गए, मुझे नहीं लगता, मुझे बिल्कुल नहीं लगता ऐसा। पता है क्यों? क्योंकि करोड़ों लोगों को, जैसे कि बड़ी अच्छी सी सेइंग है, यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। करोड़ों लोग जब कुछ देखते हैं तो उसके बीच में सिर्फ मोदी नहीं देखता। मोदी इज नॉट प्रेजेंट इन बिहार फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बिहार। दैट मीन्स वहां नीतीश कुमार की जो अब तक की सरकार रही है उसने भी कुछ काम किया है। वो काम करते दौरान उसने सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी के साथ इतना अच्छा तालमेल रखा है कि कुछ डेवलपमेंट वहां से भी यहां पर आई है। सबसे बड़ी बात यह है, जैसे कि इस समय हमारे यहां पर क्लैरिटी है कि इवन बिफोर द इलेक्शन कि नीतीश को हराना इसलिए पॉसिबल नहीं होगा ऑपोजिशन पार्टी से क्योंकि पूरे के पूरे बिहार की लेडीज उसके साथ है, और लेडीज उसके साथ सिर्फ एक मेजर वजह से है कि भाई उसने शराबबंदी करी हुई है। एक बात, पब्लिक उसके साथ इसलिए है क्योंकि उसने वो डेवलपमेंट लाकर दी है जो कि अपने आप में एक फिनोमिनल डेवलपमेंट मानी जाती है पिछले 15 से 20 साल में। जो चैलेंज है जिसके लिए ऑपोजिशन ने एक लारा लप्पा दिया था कि हम 2.5 करोड़ जॉब दे देंगे, हम ये कर देंगे, लोगों को पता था। लोग आजकल देखिए, मैं यही इसीलिए बोल रहा हूं, यू कैन नॉट फूल एवरीबडी ऑल द टाइम। लोगों को दिख गया था कि अगर आप 2.5 से 3 करोड़ जॉब देने की प्रॉमिस कर रहे हैं, उस जॉब के लिए इंडस्ट्री कहां है? जब तक इंडस्ट्री नहीं है तो आप कैसे आपने पहले 30 दिन के अंदर जॉब दे देंगे? तो जो झूठ थे ना वो कुछ एक्सपोज हो गए। वो भी एक बड़ी बात है जिस वजह से आप पा रहे हैं। सो एक कलेक्टिव डेवलपमेंट और विकास का जो मुद्दा है जो कि चलाया मे बी मोदी जी ने बहुत पहले से है, बट वो हर एक स्टेट में कैचअप कर रहा है। कुछ में देर से करता है, कुछ में जल्दी कर जाता है। साउथ इंडिया में अभी भी वो कैचअप नहीं किया है, इसलिए आप साउथ इंडिया में देखते हैं कि अभी भी सरकारें डिफरेंट टाइप की चल रही है, वहां मोदी का डेंट नहीं हो पाया है। सो अगर आप सिर्फ मोदी के वहां पे पॉइंट ऑफ व्यू से, लिटरेसी रेट ज्यादा है, हाँ वहां जी, पे कहते हैं वहां पे लिटरेसी रेट ज्यादा है। बहुत ज्यादा नेशनल है, मानवी बात। नेशनल जो इस तरह की ये जो जिंगोइज्म, नेशनलिज्म इधर चल जाती है, बिहार में, यूपी में, महाराष्ट्र में, इधर राजस्थान में ये वो नहीं चलती, और पंजाब में भी नहीं चलती। तो इज दिस अ फैक्ट? नहीं, मैंने इसलिए आपको बोल दिया ना कि भाई अगर सिर्फ मोदी का एक पार्ट देखना की बात करें तो शायद बिहार अकेले उस पार्ट पर नहीं है। ये मेरा अपना वो है। जैसे मैंने आपको मुस्लिम्स का भी कहा, मुस्लिम का एक बहुत बड़ा तबका ऑल इंडिया बेसिस पर भी अगर हम सर्वे का वो जो एनालिसिस लें वोटिंग पैटर्न का, तो उसमें भी हम पा रहे हैं कि यूपी जैसे शहर में भी जहां टोटली एक टाइम था कि जो मुस्लिम वाली लोकेलिटीज थी उसमें जब वो वोट का डब्बा खोला जाता था तो वो बीजेपी वाला 0 होता था। ये मैं आई विटनेस हूं इस बात का कि वो 0 होता था एक टाइम पर। आजकल हम देखते हैं एक साइजेबल परसेंटेज उसमें आ रही है। साइजेबल
आपको दिखाने के लिए अगर मैं बोल दूं 5%, 2%, तो आप बोलोगे 2% क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। बट लाखों का 2% काफी कुछ होता है। और जीरो से अगर हम बढ़ रहे हैं तो ये अपने आप में मोदी के लिए कॉम्प्लीमेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि मोदी देश के लिए वो चीज जरूर ला रहा है जिसमें देशवासियों के अंदर एक भरोसा है कि हम एक राइजिंग इकोनॉमी बन पाएंगे, हम एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन पाएंगे, हम एक डेवलप्ड हब बन पाएंगे। और इन सब के बीच में कभी कहीं किसी भी जगह मोदी ने कभी अपील नहीं करी है, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, कि पाकिस्तान के खिलाफ हमें एकजुट होना है। नेवर एवर, वी डोंट हैव दिस एजेंडा। मानिए मेरी बात, मैं मतलब इन स्पाइट ऑफ कि चलिए आपके और हमारे डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हैं। और बाय द वे, मोदी ने, अमित शाह ने, राजनाथ ने अलग अलग फोरम्स पर बात क्या करी, अगर हमारी आपस में बातचीत होगी तो टेररिज्म पर होगी। ये बात दसियों बार बोली गई। और मैं आपके यहां का भी जवाब दे देता हूं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपके यहां से भी कई लोगों ने, आपके जो मंत्री वगैरह हैं, उन्होंने भी कहा कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम बात करेंगे जेएनके के ऊपर। आप एक बात बताइए लॉजिकली, कमर चीमा अपने दिल पर हाथ रखकर बोलिएगा, जब तक आप मेरे साथ इस प्रोग्राम में बैठोगे ही नहीं तो बात का एजेंडा कैसे डिसाइड होगा? तो यही भाई बात एक कहता हूं, इंडिया क्यों नहीं बैठता टेबल पे? अरे भाई, क्योंकि बोल रहा है कि टेररिज्म पर बात करो। कमर चीमा अभी 2 सेकंड में बोल दे कि चलिए सर टेररिज्म पर बैठने के लिए तैयार हो। कंडीशन के बगैर कंडीशन नहीं लगेगी। सर सर सर, मैं आ रहा हूं। आपने ये हमें कंडीशन जो है ना, ये हमें मजबूरी में लगानी पड़ी है। इट इज नॉट बाय चॉइस, इट इज नॉट बाय थ्रेटनिंग यू। टेबल पे हमारे बैठे, पास आपने जो चॉइस मर्जी इसलिए लगाए, नहीं दी। टेबल पे आपने बैठे। कल सर हम सर आपके यहाँ बातचीत करने बस लेकर गए थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे, पाकिस्तान ऐसा कहता है नहीं है। टेबल पे बैठ के, हम पाकिस्तान कहता है टेबल पे बैठ जाएं, जो मर्जी बात करें, लेकिन नहीं, ये जो मर्जी नहीं बोल रहे ना आप। करनी है, ये हम नहीं करने, ये हम डिक्टेट नहीं करने देंगे आपको। देखिए देखिए, वो इसमें डिक्टेशन है ही नहीं, इसमें सफरिंग इन्वॉल्व है कि खून और बातचीत इकट्ठे नहीं तो चलेगा। पाकिस्तान को कहते हैं हम ज्यादा सफर कर रहे हैं, आप एक मैं तो इंसिडेंट मान होता रहा हूं आप ज्यादा सफर कर रहे हो, मैं मान है, लेता हूं, हम ज्यादा मैं तो सफर मान कर ले रहा रहे हूं हैं भाई, की वजह मैं से, मना तो नहीं कर आप रहा। उस narrative को कैसे क्लेम कर सकते हो जब आप सफर ही उतना नहीं कर रहे? जब कमर आपके चीमा यहाँ एक साहब, इंसिडेंट होता है। कमर चीमा साहब, आपके रिकॉर्ड पर चल रहा हूं, आपकी बात को सपोर्ट कर कर चल रहा हूं। आप टेररिज्म से मेरे से ज्यादा सफर कर रहे हैं, लेकिन आप जिस टेररिज्म की वजह से सफर कर रहे हैं वो इंडिया का क्रिएटेड नहीं है, वो इंडिया इंडिया का का डेवलप्ड स्पॉन्सर्ड तो नहीं है है। ना, हाँ, पाकिस्तान कहता है इंडिया का स्पॉन्सर्ड है। क्या कैसे स्पॉन्सर्ड है बताओ ना, उसकी आप वजह मैं बता दो बताऊं, मुझे। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान अभी कह रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर इंडिया ने एक सेंटर खोला, हिंदू अफगान रिसर्च सेंटर। 40 अफगान है वहां पे, हिंदू वहां पे रहते हैं, ये 20 के पता नहीं कितने रहते हैं। इतना बड़ा रिसर्च सेंटर खोला ही इंडिया ने वहां पे अपनी, अब इंडिया वहां पे इन्वेस्टमेंट करेगा, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात खराब हैं, और पैसा डालेगा। पहले और तरीके के जरिए इन ग्रुपों को पैसा दिया जाता था, अब डायरेक्ट देगा। तो ये पाकिस्तान का ये मौकफ बड़ी देर से अकल साहब, तो दैट इज अ पॉइंट कि हमें, हम आपके स्पॉन्सर्ड ग्रुप हमें यहाँ पे दहशतगर्दी कराते हैं। हमारे वजीर आजम ने परसों पार्लियामेंट में कहा है। आपके वजीर आजम दसियों बातें करते हैं, आप ही के यहाँ के लोग उन दसियों बातों पर हंस भी देते हैं, क्योंकि आपके यहाँ वजीर आजम को, प्राइम मिनिस्टर को सीरियस इसलिए नहीं लिया जाता क्योंकि मोदी साहब के आप ही बारे के में यहाँ कैसे, पर, नहीं नहीं, मोदी ये तो साहब मैं के आप ही बारे के में यहाँ की कैसे बात, बहुत शोर है? ये कौन नहीं सी नहीं बात है? नहीं, मैं बता रहा हूं ऑपोजिशन ना ये कौन सी बात है, मैं बता तो रहा हूं, मैं बता तो रहा हूं कौन सी बात है, कि आपके वजीर आजम को व्हाइट हाउस में इनविटेशन नहीं मिलता है, आपके यहाँ चीफ को मिलता है। क्या इज्जत यार, है? आपके यहाँ कौन सा ऐसा मंत्री है जिसको कि इनवाइट किया गया? वो मंत्री बेचारा बाहर बैठा रहा और आर्मी चीफ आपका वहां लंच करके आ गया। ये अगर ये ये अगर ये वजीर प्रॉब्लम नहीं है। आजम, नहीं नहीं नहीं, नहीं अगर नहीं, ये सरकार की, देखो देखो देखो, इसमें इसमें बड़ी सीरियस डिस्कशन ये है, ये आपको बड़े ये जिम्मेदारी से डिस्कशन नहीं पता है, होनी आप चाहिए। ना माने, आप ना माने, लेकिन आपको जिम्मेदारी से पता है पाकिस्तान में सरकार सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान आर्मी चलाती है। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज सरकार। प्रॉब्लम देखें, पाकिस्तान का सरकार आर्मी चलाती है, जुडिशरी चलाती है, लोग चलाते हैं, कौन चलाते हैं ये आपका प्रॉब्लम नहीं है। आपने तो हाँ, नहीं मेरा बताना, नहीं है। सुने, आप सुने ना, ये आपने तो नहीं बताना पाकिस्तान में क्या होता है, हमने तो नहीं आपको बताना आपके यहाँ क्या होता है।
आप जाते हैं, आपके ताल्लुकात इजराइल के साथ बहुत अच्छे हैं, पूरी दुनिया कह रही है इजराइल जेनोसाइड करवाया, आपने उसके फॉरेन मिनिस्टर को बुलाया हुआ था। भाई आपको इस, सुने ना, सिंपल सी बात है, आप इजराइल को पैसे फंड करते हो, आप जाते हो किसी अरब वर्ल्ड में, वहां पे डिक्टेटरशिप है वर्स्ट किस्म की, फॉर एग्जाम्पल, तो आप वहां पे ये थोड़ी बताने जाते हो कि जी तुम्हारे मुल्क में ये हो रहा है, मैंने तुमसे ये नहीं करना। ये आपका मसला नहीं है, आपके मुल्क में क्या है ये हमारा मसला नहीं है, हमें नहीं कहना चाहिए इंटरनल वहां पे क्या होता है। सो आपका काम ये है कि आप हमसे बात करें, हम आपसे फिर बात करें। उल्टा आप क्या कहते आपने हैं, जब व्हेन यू आपने रन आउट ऑफ आर्गुमेंट्स, तो जी आ, आसम मुनीर साहब को आपने स्टॉप आपने इंफ्लुएंस दे रहे हैं, आप आपने जेलसी पे आ जाते हैं। आपने अपने ही सवाल का आसान बड़ा जवाब दे दिया कि अफगानिस्तान के मेरे साथ कोई रिसर्च सेंटर और कोई भी रिलेशन है, हाउ कैन दे बी अफेक्टेड? पाकिस्तान पाकिस्तान आपको क्या मतलब है? आप आपके चाइना के साथ बढ़िया रिलेशन है, मैं उस पर ऑब्जेक्शन कर सकता हूं? नहीं कर सकता। बड़ी सीधी। तो अगर मेरे अफगानिस्तान के साथ आप वो जो रिसर्च सेंटर है ना, आई डोंट नो, आप उसको एक बार पढ़िए। इट हैज गॉट एवरीथिंग टू डू विद रिसर्च वर्क ऑन एग्रीकल्चर, इट हैज गॉट एवरीथिंग टू डू विद के रेगिस्तान वाले इलाकों में किस तरीके से प्रोडक्शन करी जा सकती है, वो जो सीड्स हैं उनको कैसे प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है, जो वहां के फर्टिलाइजर्स हैं उनको कैसे हम आपस में एक, मैं तो कह रहा हूं पाकिस्तान शुड टेक एडवांटेज ऑफ दैट, क्योंकि रेगिस्तान हमें आपके पता यहां है पर वहां भी पे है। क्या आना है, हमें पता है उधर आने हैं सारे रॉ के बंदे आने हैं, वहां पे सारी रिसर्च होनी है, पाकिस्तान अफगानिस्तान बहुत सारी चीजों में सानू सारा पता होता है की होना है। ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ये किन्नी को मोहब्बत है सानू बहुत पता है, छड़ दो ठीक ना बात, गल्लां नु। ये आपकी ये बात आप आपकी सही बोल स्माइल रहे हैं। बता रही है, आपकी स्माइल बता रही है कि आपने काम डालना है वहां पे। मैं आपसे आपकी इसी बात पर मैं स्माइल कर रहा हूं क्योंकि आई लाइक योर स्माइल, सो आई फील लाइक रेसिप्रोकेटिंग अ स्माइल विद अ स्माइल। ज्यादा बड़ी बात यह है, जब पाकिस्तान इस तरह की सोच रखता है ना, वो उसकी मजबूरी है, क्योंकि आपका डीएनए, अगर कोई दो कंट्री इकट्ठे होकर कुछ रिसर्च करते हैं तो आपको सिर्फ दिखाई देता है कि रिसर्च टेररिज्म पर हो रहा होगा, टेरर फंडिंग पर हो रहा होगा, किस तरह दूसरे को डिस्टेबलाइज करने पर हो रहा होगा। वैसे मैं सही बता रहा हूं आपको, अगर अगर 2 सेकंड के लिए थ्योरेटिकली इस बात पर अगर आप चल पड़े कि हम आपके यहां इंटरफेरेंस कर रहे हैं, जनाब मैं आपको गारंटी दे रहा हूं बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा पाकिस्तान। ये आपकी किस्मत अच्छी है कि हिंदुस्तान आपके यहां किसी भी तरह की टेररिज्म में साथ नहीं है। मैं बड़ी जिम्मेदारी की स्टेटमेंट दे रहा हूं, मान लीजिए मेरी बात। आवाम का, और उसी के रेसिप्रोकेशन की बात कर रहा हूं कि उस रिसर्च सेंटर में पाकिस्तान शुड ऑल्सो ज्वाइन अप, कि चलो यार एग्रीकल्चर से रिलेटेड हम तीनों मिलकर काम करते हैं, क्यों नहीं कर सकते? मैंने आपको प्रपोजल पहले भी दिया कि भाई टेररिज्म अगर हमने आपको दिखाया है या हमें पता चला है या हमने बताया है, आपको प्रूफ दिया है, जो भी कर लो आप, कि यस आपका पठानकोट वाले में आईएसआई के लोग आकर असेसमेंट कर कर गए हैं, जो वो मान गए हैं, लेकिन उसमें कितनी तकलीफ है ये बोलने में कि जनाब चलिए आपको तो 2 बातें बताएं, तीसरी बात मैं बता रहा हूं कि ये एक टेरर फंडिंग मॉड्यूल जैश का यहां से भी काम कर रहा है और ये तीसरी कंट्री में कर रहा है, यहां पर ठोके। देखिए जेस्चर्स जो होते हैं ना, जो एनवायरमेंट है, वो एनवायरमेंट ऐसे ही बनता है कि कमर चीमा और शैलेंदर अगर अच्छे से बात कर सकते हैं तो शाहबाज शरीफ और मोदी क्यों नहीं कर सकते आपस में बात? ये एकदम से नहीं होगा, मानिए मैं मेरी तो बात। शहबाज शरीफ साहब आवाम की के गारंटी बीच में देता हूँ, गलतफहमी नहीं, मैंने शुरू में मैं कहा आवाम के बीच में सुलझाई हुई बातें करेंगे तब कहीं जाकर बात बनेगी। चले, मैं तो शहबाज शरीफ साहब की गारंटी लेता हूँ, आप ही मोदी साहब की गारंटी नहीं ले सकते। चले कल मैं ले साहब रहा देखिए। हूं, ये मेरी गारंटी है, ये मेरे देश की डेमोक्रेसी की गारंटी है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर वो करता है जो देश चाहता है। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच करना शैलेंद्र साहब, ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू, थैंक यू ग्रेट ऑफ फॉर, यू, थैंक यू, थैंक बहुत यू बहुत थैंक धन्यवाद। यू जय हिंद, आपका, नमस्कार। थैंक यू कल साहब।